हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 सेट तक देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या आप देख सकते हैं या फिर आप PDF के माध्यम से भी जो कि सेट लगा सकते हैं। ठीक है, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल BPSSC के पैटर्न पे सजाया गया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेट समझ में आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि 100 क्वेश्चन किस तरह से दिए गए और लास्ट में अपना मार्क्स को ज़रूर शेयर करके बताइएगा कितना आपने स्कोर किया। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की आपको रेगुलर जो कि मॉक टेस्ट मिलती रहे आपके आने वाले एग्जाम्स तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में किया गया था। देखिए अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये तो हो गया प्रथम बौद्ध संगीति। सबसे पहला पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कब था, तो 483 ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजगृह में हुआ था किसके समय में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ने से पहले बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको बता दूं। देखिए ये हमारा राजगृह में प्रथम हुआ था। दूसरा अगर बात करें कि दूसरा बौद्ध संगीति जो दूसरा बौद्ध परिषद हुआ था कहाँ, वैशाली में। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा जो हुआ था वो कश्मीर में, यानी कि कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि वह व्यक्ति कौन है जिसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जो कि मौर्य राजा अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर के ये भारत आया हुआ था। ठीक है, और बाकी अगर ऑप्शंस थर्ड को देखें तो मुस्लिम स्त्रियों से विवाह को प्रेरित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, और गोवा को मुख्यालय बनाने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो नीनो डा कूना था। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स इस तरह से कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर बनाया गया था। साथ ही साथ उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी, तो ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने अपनाई थी। ठीक है, और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी था ये क्या था, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका मुख्य जो उद्देश्य था हिंद महासागर को नियंत्रित करना। ठीक है, यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस को परिभाषित करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। किस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको डायरेक्ट हम कह सकते हैं हार्डवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और देखिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो जावेद अख्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जुड़ी एक्सप्लेनेशन को मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जो भी अगर एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप बाद में इसका रिवीजन भी कर सकें। तो यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है कि जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। जावेद अख्तर भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध गीतकार है। ये भी पूछा जा सकता है कि जावेद अख्तर का संबंध किससे, तो ये गीतकार है। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका एक NGO के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, और पुरस्कार उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो कि छात्रवृत्ति, विज्ञान, शिक्षा या पर्यावरण की दुनिया से आते हैं और तर्क संगता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सत्य वाले जो मूल्य को बढ़ावा देते हैं। तो ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है।
तो भारत का मार्टिन लूथर के रूप में हम लोग दयानंद सरस्वती को जानते हैं। इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पूछा जाता है, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था। साथ ही साथ अगर पूछ ले कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इनके गुरु का नाम जो था विरजानंद दंडिस था, विरजानंद दंडिस। ठीक है, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था जो कि काफ़ी फेमस वो नारा है, और वो नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ होम जो थे इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। करंट के क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी मात्रा में इंक्लूड किए हैं, जिस तरह से आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं बिहार एसआई प्री एग्जाम्स के। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गरसौड को जो कि घोषित किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखा है। क्या कह रहा है कि 7 जून 2020 को मनाया जाने वाला यह विश्व खाद्य दिवस दूसरा जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था। एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि 7 जून को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और साथ ही साथ ये दूसरी बार मनाया गया, यानी कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए कह सकते हैं यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम मनाया गया था। द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी 2019 का सम्मेलन की थीम थी, यानी द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी जो था वो 2019 का थीम था, और इस वर्ष की जो थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इस वर्ष का है। और ये मनाया कब जाता है, 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। लेकिन ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में है। तो यहाँ पे बात सुरक्षा की आ रही है, इसलिए 7 जून को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 7 अप्रैल की बात करें तो क्या होता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जमोरिन कौन था। बताइए, जमोरिन का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। जमोरिन कौन था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीकट के एक हिंदू शासक थे जिन्होंने कह सकते हैं पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा आया था, ये इन्होंने ही उनका स्वागत किया था जमोरिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अगला प्रश्न बनता है कि किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ जो होता है, यानी 1/2 प्रतिबल गुने विकृति कह सकते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए हम आपके साथ इतने सारे क्वेश्चन शेयर कर देंगे कि आपको प्री निकालना तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर बस बने रहिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं, जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उन सभी को फॉलो करते चलिए बस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजशेखर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा और कर्पूरी मंजरी दोनों के लेखक राजशेखर ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन जो मिलता है वो किस में मिलता है, तो काव्य मीमांसा मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, तो राजशेखर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया, यह किससे संबंधित है। जया जेटली टास्क फोर्स का गठन हाल ही में किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसका संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हम किसी टिक करेंगे ऑप्शन सी को, यानी कि महिलाओं और बाल विकास के मुद्दे से। चलिए इसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली है क्या। देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। पहले तो बात कर लेते हैं उस टास्क फोर्स के बारे में, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टीम निम्नलिखित पर काम करेगी, यानी जो ये टास्क फोर्स टीम है वो किस चीज़ पर काम करेगी, तो ध्यान रखिएगा, मातृ मृत्यु दर को कम करना, पोषण स्तर को बढ़ावा और ऐसे पहलुओं की जांच करे जो मातृत्व उम्र से संबंधित है। ये 3 पॉइंट्स पे काम करेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना जो है वो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंग के रूप में की गई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके इस बारे में और भी आप पॉइंट्स समझना है। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो महिला तथा
बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। लेकिन 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। यानी आपको पता है कि अब जो है वो महिला और बाल विकास जो है अभी एक अलग मंत्रालय बन चुका है। कब बना? तो 2006 में बना। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको समझना है और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, और ये फरमान 1717 में जो कि जारी किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क खोला गया, यह किस राज्य में स्थित है। बताइए कि जैव विविधता पार्क हाल ही में खोला गया हल्द्वानी में, तो ये हल्द्वानी जो है वो कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अच्छा, मैंने आपको हिमाचल प्रदेश रिलेटेड कल के वीडियो में बताया था। हिमाचल प्रदेश में पहला जो कि कह सकते हैं कि हींग की खेती स्टार्ट की गई है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला ये राज्य बन चुका है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के संबंध में करंट अफेयर से रिगार्डिंग, तो हाल ही में यहाँ पे पार्क की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि टाइगर पार्क की घोषणा की गई है, भारत का पहला टाइगर पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वेस ने किया था, स्वेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा जो है किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में बात कही गई है। और इसके बारे में जो कि कानून 1985 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कानून अधिनियम पारित किया गया था, और ये राजीव गांधी के समय में। ठीक है, तो राजीव गांधी अगर बात करें तो ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो ये 7वें प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी जो जयंती होती है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को क्या होता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, काका कालेलकर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कि किस देश में वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और वो देश है जापान। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो भारत का घनत्व बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की घनत्व की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है 829, ये भी सही है। केरल का घनत्व यहाँ पे 960, ये पॉइंट गलत है क्योंकि केरल का घनत्व जो वो 860 है। ठीक है, 860 है। पश्चिम बंगाल के घनत्व की बात करें तो 1028, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये है क्या, घनत्व के अनुसार घटता हुआ क्रम किस तरह से, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है, तो बिहार का है 1106। ठीक है, 1106। बंगाल को मैंने आपको बता दिया, बंगाल सेकंड नंबर पे 1028, केरल 860 थर्ड नंबर पे आता है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वह है अरुणाचल प्रदेश। कितनी जनसंख्या, कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे 17। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार देर मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। और ये प्रयुक्त जो गैस होती है वो नियॉन होती है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा देश मंगल पर इस तरह का मिशन शुरू करने वाला पहला अरब देश बन चुका है। हाल ही में आपको पता है कि होप मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये किस देश ने स्टार्ट किया था, यूएई ने। ठीक है, जापान के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था, होप मार्स मिशन को यूएई के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पानी का वाष्पीकरण पौधे के किस हिस्से में होता है। पानी का वाष्पीकरण जो है पौधे के किस हिस्से में होता है,
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोमाचा, यानी कि रंध्र जिसको कहते हैं। और ये एक्चुअली होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रंध्र। ठीक है, चलिए स्टोमाटा इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। शारदा जो अधिनियम है इसको कब लागू किया गया था, 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, 28 सितंबर 1929 को लागू किया गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 1526 में बाबर ने किस वंश को परास्त करके, तो लोदी वंश। लोदी वंश का वो शासक कौन था जिसे परास्त किया गया था, तो इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में परास्त करने के पश्चात बाबर ने, जो कि मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न ये बनता है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक्चुअली ये है क्या। देखिए आईने अकबरी की रचना जो कि अकबर के ही नवरत्नों में जो रहने वाले नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगर पूछ ले कि आईने अकबरी में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इसके 3 खंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी का 3 खंड है और इसमें अंतिम जो खंड है वो अकबरनामा, यानी अकबरनामा जो है वो इसी का एक भाग है। और डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अहमदनगर। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। बताइए कि मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अकबर ने स्टार्ट किया था। इसको आप अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये मनसबदारी प्रथा जो थी वो क्या थी। देखिए अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस प्रथा के स्थान पर मनसबदारी स्टार्ट की थी, तो जागीरदारी प्रथा के स्थान पर। ठीक है, मनसबदारी जो प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया गया था, किससे संबंधित है, तो सेना से संबंधित है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। मनसबदारी सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद, यानी कि मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो कि मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित देना। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की थी जिसमें भारत की रैंक क्या है। ये रैंकिंग जो कि जून में जारी की गई थी। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 108वें स्थान पर भारत को रैंक मिला था। फर्स्ट रैंक कौन है, बेल्जियम को फर्स्ट रैंक मिला है। और अगर पूछ ले कि बेल्जियम की राजधानी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो सेव ब्लड्स सेव लाइफ्स। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या था। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़ करके समझिए। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासनिक स्थापना की, पहला रुपया जारी किया और भारत की डाक व्यवस्था को पुनर्संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर के बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। इससे जुड़ी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। 1540 से 1545 का मतलब ये हुआ कि 1540 के दौरान क्या हुआ था आपको पता है, इनके और हुमायूं के बीच, यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और ये बिलग्राम का युद्ध हम कह सकते हैं कि इसके युद्ध के पश्चात हुमायूं जो था वो
जो कि मैदान युद्ध के मैदान छोड़ करके भाग चुका था और वो 1555 में आया। तो वो फिलहाल दूर की बात है, उसके हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 1540 से लेकर के 1545 तक इन्होंने शासन किया और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके समय में यानी कि इतने सारे कार्य किए गए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि काबुलियत तथा पट प्रथा की शुरुआत जो कि वो सिरसा सूरी ने ही स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए, भारत के संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात की जा रही है तो वहाँ पे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो कि इनको चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन के पश्चात यानी 11 दिसंबर को जो फिर से अधिवेशन बैठा था संविधान सभा का, तो उस कंडीशन में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो यहाँ पे अगर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो अब्दुल लतीफ़ को, नवाब अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों कंफ्यूज करता है, आप ध्यान में रखिएगा। अंगीकृत किया गया था जबकि ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय में उठाने की अगर बात कही तो वहाँ पे आपको आर्टिकल 32 को टिक करना पड़ेगा। आर्टिकल 32 को टिक करेंगे। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात की जाती तो वहाँ पे 226 को टिक करते हैं, ठीक है। और ये दोनों आर्टिकल के बारे में आपको पता होगा, अल्पसंख्यक आयोग के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। जबकि अगर 29 की बात करें तो इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के बारे में बात कही गई है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलियो मुक्त घोषित किया गया अफ्रीकी महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा है। तो मैंने आपको हाल ही में बताया था कि अफ्रीका का एक जो देश है यानी कि नाइजीरिया, और ये नाइजीरिया जो अंतिम देश बना जिसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया, और इस तरह से पूरा अफ्रीका जो महाद्वीप है वो पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और दुनिया में वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2 ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी पोलियो से ग्रसित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई की सरकार में। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं देश के चौथे प्रधानमंत्री यानी मोरारजी देसाई जो थे वो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, जिनका समय जो कि ध्यान रखिएगा 1977 से 1979, और 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1978 में आपको ये हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था 1978 में। और वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे, यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बात पूछे तो वहाँ पे आपको मोरारजी देसाई को टिक करना है। और वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान जो कि निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ करके समझिए। कह रहा है कि मंगलूर, जिसे हम लोग मंगलूर और मंगलौर भी कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में ये स्थित है। और शहर के उत्तर में यानी कि मंगलौर जो शहर है उसके बारे में बात की जा रही है। शहर के उत्तर में गुरुपुर नदी, ये ध्यान रखिएगा, गुरुपुर नदी पूछा जा सकता है, गुरुपुर नदी, और दक्षिण में नेत्रावती नदी पूरब की ओर आकर जो कि आकर गुजरती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये दोनों नदी भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है।
देखिए झूम विधि जो एक प्रकार का कह सकते हैं कि कृषि का एक रूपांतरित रूप होता है और सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। उत्तर पूर्व भारत में ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का संबंध जो वो तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? यानी सिंपल सी भाषा में ये कहें तो यूएसए के संविधान से कौन कौन सी यहाँ पे जो चीज़ें वो ग्रहण की गई है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी के सभी तीनों पॉइंट्स ये यूएसए से ग्रहण किए गए। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चुनाव लड़ने का अधिकार जो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हम बात करें तो भाग 4। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है और ये राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बताइए कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो था वो कौन सा था? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है क्या? ऑप्शन डी, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको समझिए क्या कह रहा है। चंदहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ये किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और जिसके उत्खननकर्ता के रूप में हम लोग गोपाल मुजुमदार को जाना जाता है। ये दो क्वेश्चंस भी पूछ जाते हैं कि चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी, और इसके जो कि उत्खननकर्ता गोपाल मुजुमदार, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुत्त पिटक के संबंध में विचार करें। सुत्त पिटक के संबंध में आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, फर्स्ट और सेकेंड। इन दोनों पॉइंट्स को समझ करके बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के नियम के बारे में वर्णन करता है, यानी सुत्त पिटक यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्ध संघ के नियम के बारे में वर्णन करता है। ये पॉइंट गलत है। इसकी जो रचना है वो आनंद ने की थी, यानी सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। ये पॉइंट सही है, केवल और केवल दो गलत यहाँ पे सही होगा। चलिए इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए सुत्त पिटक का संबंध उपदेशों एवं संवादों के संग्रह से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक का संबंध किससे? तो उपदेशों और संवादों के संग्रह से, जबकि बुद्ध संघ के नियम के बारे में वर्णन विनय पिटक में की गई है। ठीक है, यानी बुद्ध नहीं होना चाहिए, बौद्ध संघ होना चाहिए था। बौद्ध संघ के नियम के बारे में जो वर्णन किया गया वो विनय पिटक में किया गया। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, ये पॉइंट बिल्कुल सही था। आगे की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन थे? कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो साहित्यकार थे वो नागार्जुन और अश्वघोष। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। ठीक है, चलिए। एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर है, हिंदू, बौद्ध और जैन। बताइए कि कौन से मंदिर हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत जो मंदिर है वो तीनों होगा, केवल 1, 2, 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तीनों के तीनों संबंधित है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब किस लिए देर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ उल्टा फुल्टा पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से ऑन रखिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो ये नाम दिया गया हिंद सांग को। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 बार लूटा था। कब कब लूटा था? तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। शिवाजी महाराज ने सूरत को, जो कि सूरत क्या था? तो मुगलों की व्यापारिक केंद्र था, ये ध्यान रखेंगे, और ये 2 बार क्रमशः 1664 और 1670 में जो कि लूटा था। ठीक है ना, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है।
अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा जो कि अमोघ वर्ष ने लिखी थी। बताइए कि राष्ट्रकूट के जो राजा थे अमोघ वर्ष ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कवि राजमार्ग की जो रचना है वो अमोघ वर्ष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जो वो किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को, प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 जून को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 27 सितंबर क्यों फेमस है, क्या कोई नीचे कमेंट करके बता सकता है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग कमेंट करके बता रहे हो, तो बताइएगा ज़रूर कि 27 सितंबर क्यों फेमस है, क्यों क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फिलहाल नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। देखिए नाट्यशास्त्र के लेखक की अगर हम बात करें तो भरत मुनि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। अगला प्रश्न बनता है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। रेडियोधर्मी तत्व जो रेडियम है इसकी खोज, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। हेनरी वैक्लर ने रेडियोधर्मिकता की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। बताइए कि उपसौर स्थिति जो वो किस महीने में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जनवरी। यानी कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी, ठीक है, सॉरी 3 जनवरी होता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई होता है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअली ये है क्या, उपसौर जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरिहिलियन कहते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। अब ये 3 जनवरी को ऐसी स्थिति क्या होती है, देखिए जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो उपसौर के दिन होता है, यानी 3 जनवरी को होता है। और उसी तरह एक होता है अपसौर, और अपसौर इनको इंग्लिश में एफेलियन कहते हैं और 4 जुलाई को ये घटना होती है। इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी पूछे, दोनों में बीच औसत अगर लगाते तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 14.96 करोड़, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा वैल्यू आता है 14.96 करोड़, ये हमारा औसत दूरी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सॉफ्टवेयर उत्पादकों में शामिल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती लॉन्च की है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हम इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में लीवर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की प्रवाह तीव्र हो, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नदी की प्रवाह तीव्र हो। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पोषण का उद्देश्य है। बताइए कि पोषण का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी शरीर में वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रिया हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, ये सभी उद्देश्य होते हैं। उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पोषण की किस विधि को प्रणिसम पोषण भी कहा जाता है। बताइए कि प्रणिसम पोषण कहा जाता है किस विधि को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हम ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे, पूर्ण भोजी पोषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीचिंग कहते हैं, ठीक है। इसको लीचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को कहा जाता है। पृथ्वी के सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल सही आपने सोचा, मैग्मा कहा जाता है, ठीक है, मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो वो जल में विलय होता है। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं।
ए, डी, ई और के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिटिनिज्म जो है वो क्या है। बताइए कि क्रिटिनिज्म क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रिटिनिज्म जो होता है वो बच्चों में होने वाला एक रोग होता है। इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बच्चों में क्रिटिनिज्म जो रोग होता है थायरॉक्सिन्स की कमी से होता है, और ऐसे बच्चे में बौने, कुरूप, पेट बाहर निकला हुआ, जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, जन्नांग अल्प विकसित तथा सूखी त्वचा होती है। तो ये इसके कुछ लक्षण है और ये थायरॉक्सिन्स की कमी के कारण होता है। क्रिटिनिज्म बच्चों में होने वाला रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण आंखों से नहीं देखी जा सकती है। आंखों से नहीं देखी जा सकती है और वे कौन सा है, तो अवरक्त किरण। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अवरक्त किरण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरिश संविधान से ग्रहण किया गया, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि नीति निषेध सिद्धांत जो यहीं से लिया गया आयरिश के संविधान से, और साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये भी यहीं से ग्रहण किया गया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो ए और बी दोनों को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। तो 1921 में जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए इससे क्वेश्चन जो कि हाल ही में मेंस में भी पूछा गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका एक भारतीय समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में होता है। ध्यान देखिएगा किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में। इस समाचार पत्र की स्थापना शिशिर घोष तथा मोतीलाल नाम के दो भाइयों ने की थी। ध्यान रखिएगा शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों दे सकता है, और इसका फर्स्ट टाइम जो प्रकाशन हुआ था 1868 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और सेकंड पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो कि वो सही है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल दो सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का जो नेता था वो कौन था। तो मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो देखिए कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो यहाँ पे कह सकते हैं भील विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यह बनता है कि प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह देश के कौनवें राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो वो देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस हम बी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी को 2019 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, सॉरी नोबेल नहीं, भारत रत्न कह सकते हैं, सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सा सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी मैं आपको बता दूं कि सैयद हैदर राजा जो थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? और वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? कालानुक्रम आपको बताना है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट में क्या है कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये 1854 में इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो था वो था 1835। उसी तरह से हम बात करें दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये जो था वो 1944 में था, क्लियर। और अगर हम बात करें हंटर रिपोर्ट, तो यहाँ पे तीनों के पॉइंट्स अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन से संबंधित, तो हंटर शिक्षा रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही होगी। और हंटर शिक्षा रिपोर्ट से संबंधित जो था वो 1882 में था। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हंटर कमीशन की हम बात करते, और वो कौन सा था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कालानुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले 35 यानी कि 2, उसके बाद 54, उसके बाद जो कि 82 और उसके बाद 44 यानी 3। तो 2143 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो बात करते हैं कि पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ कब था। तो 1781, ये ध्यान रखिएगा, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। इसमें सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्च 2021 में देश की आज़ादी के कितने साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 50, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में कौन है, बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अजय भल्ला, ठीक है। और प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में कौन है, बताइए। प्रदीप कुमार जोशी जो है हम कह सकते हैं ये यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रांची को कहते हैं झारखंड का शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, टेपिटम लूसिडम के कारण। और ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि कुछ जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली या फिर आंखों के पर्दे के पीछे एक विशेष प्रकार की चमकदार परत रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग टेपिटम लूसिडम, ठीक है, कहा जाता है। तो ये आप पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, टेंटेकल्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाओक्रिस्टेटस जो वैज्ञानिक नाम है वो है मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी जो वो किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं, यानी कि कुल्लू घाटी जो वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा स्थित है। बताइए, बुर्जिल और जोजिला जो दर्रा है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा जो है पूछी जा रही है किस देश के साथ लगती है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यानी कि चीन के साथ। एक्चुअली हम कह सकते थे कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक, तो निम्नलिखित में से कह सकते हैं कि बांग्लादेश के बाद चीन के साथ, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये कि कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। ऑप्शंस बी को टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शंस बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न ये बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन यानी कि किस नारे के साथ मनाया गया था, कह सकते हैं किस थीम के साथ मनाया गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को ये मनाया जाता है, तो कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम 1974 में ये मनाया गया था। 1974 में यूएसए में मनाया गया था, यानी कि यूएसए इसका जो कि देश था, आयोजन करने वाला देश था। तो उस समय इसका जो थीम रखा गया था केवल एक पृथ्वी कह सकते हैं या फिर केवल एक दुनिया कह सकते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और दूसरी बात करें 1975 में जो सेकेंड टाइम मनाया गया वो मनाया गया था ढाका कह सकते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और उस वक्त जो थीम रखा गया था मानव निपटान रखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये 5th जो सेट था अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी के सेट्स को आप नहीं देखे तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर हमारी टीम की तरफ से आज विजय बीपीएससी 10-1 फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस के लिए, यानी कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के आज हमारे इस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा।